नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम भाग 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 यानी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक दिए हुए हैं। उसमें हम अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 तक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 41 से और उसके बाद आगे देखेंगे किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 41 में दिया हुआ है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस यानी कुछ दशाओं में काम या शिक्षा तथा लोक सहायता, ठीक है। आर्टिकल 41 में दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि कुछ दशाओं में काम है, मतलब किसी व्यक्ति को काम दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी या लोक सहायता दी जाएगी। वो दशाएं कौन सी है, जैसे देख लेते हैं कौन सी दशाएं हैं। जैसे ओल्ड एज है यानी बुढ़ापा है। बुढ़ापा में क्या दिया जा सकता है? बुढ़ापा में जैसे बुढ़ापा पेंशन दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है जैसे डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी यानी असमर्थता। अगर कोई व्यक्ति योग्य नहीं है, वो डिसेबल है, तो उसको क्या है, उसको कुछ सहायता दी जा सकती है, उसको कुछ शिक्षा दी जा सकती है, उसको कुछ काम दिया जा सकता है अलग से, ठीक है। उसके बाद जैसे डिसेबिलिटी के बाद है अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी है। और बेरोजगारी के लिए क्या दिया जाता है? जो बेरोजगार भत्ता दिया जाता है, ठीक है, वो दिया जा सकता है। ओल्ड एज है, डिसेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्या है? सर्टेन केसेस, जैसे कोई ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति काम करने के लायक नहीं रहता, बीमारी में, इनमें क्या दिया जा सकता है? इनमें किसी भी व्यक्ति को सहायता दी जा सकती है, काम दी जा सकती है या शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। ये था आर्टिकल 41। उसके बाद आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में क्या दिया हुआ है? प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ यानी कार्य करने के लिए अनुकूल एवं मानवोचित दशाएं तथा मातृत्व सहायता या प्रसूति सहायता, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 42 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 42 में दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, यानी कोई व्यक्ति से अगर हम काम करवाना चाहते हैं, राज्य काम करवाना चाहता है, तो क्या है, सबसे पहले उसके लिए कुछ ऐसी दशाएं होनी चाहिए कि एक मानव वहां पे काम करने योग्य हो, ठीक है। यानी क्या है, खराब कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वहां पे कार्य करने की ऐसी स्थिति तो होनी चाहिए कम से कम कि एक व्यक्ति आराम से काम कर सके, ठीक है।
और जो मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, जो प्रसूति सहायता मिलती है, वो भी किस में है, आर्टिकल 42 में है, 42 में है। मैटरनिटी रिलीफ को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैटरनिटी रिलीफ किस में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 42 में दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 43 है प्रोविजन ऑफ सस्टेनेबल वेजेज एंड प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। आर्टिकल 43 है प्रोविजन ऑफ सस्टेनेबल वेजेज फॉर वर्क, सस्टेनेबल वेजेज फॉर वर्क एंड प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। यानी काम के लिए यथोचित या उचित वेतन या पारिश्रमिकी तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, ठीक है। डीपीएसपी में आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है, एक राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसका जो उचित वेतन है वो मिलना चाहिए, उचित वेतन मिलना चाहिए। और जो राज्य है वो किसको बढ़ावा दे, वो कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को क्या दे, बढ़ावा दे। किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 43A। क्या है आर्टिकल 43A, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 43 के साथ कैपिटल लेटर है ए है, इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया है। बाद में कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा गया भाई जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, उनके मैनेजमेंट में, उनके प्रबंधन में किसकी भागीदारी होनी चाहिए, वर्करों की भागीदारी होनी चाहिए। यानी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। यानी क्या है इसमें, उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों, वहां पे काम करने वाले श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक राज्य का, ये एक राज्य को ये निश्चित करना चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री है, ऐसी पॉलिसी बनाते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या है, जो इंडस्ट्री है वो अपने प्रबंधन में जो वर्कर्स है, वहां के श्रमिक है, वहां के, उनको इन्वॉल्व करे। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं श्रमिक यानी वर्कर्स काम करते हैं, और उन वर्कर्स को काम करने में क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या तकलीफ आती है, उनका पता सिर्फ वर्कर्स को होता है। इसलिए कोई इंडस्ट्री अपने मैनेजमेंट करती है, कोई उद्योग अपना प्रबंधन करता है, तो उस समय वहां के जो श्रमिक हैं, वर्कर्स है, उनके जो भागीदारी क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट में होनी चाहिए। यानी उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि वो अपने सामने आने वाली जो समस्याएं हैं उनको आसानी से उठा सके, उनके बारे में वहाँ जो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट है उसको अवगत करा सके, ठीक है। ये किसमें, आर्टिकल 43A में दिया हुआ है। उसके बाद एक और है जो बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B ये कब जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011 में। इसमें क्या है, इसमें है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियों का बढ़ावा देना,
सहकारी समितियों को बढ़ावा। ठीक है, यानी राज्य क्या करे, राज्य पॉलिसी बनाते समय सरकारी समितियों को भी बढ़ावा देने की बात ध्यान में रखे। ठीक है, ये था आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43, 43A, 43B ये दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अब के समय की बात करें, हमारे देश में अब बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और बार बार ये भी कहा जाता है कि बीजेपी सिविल यूनिफॉर्म कोड लेके आएगी, समान नागरिक संहिता लेके आएगी बीजेपी, ये बात बार बार कही जाती है। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है? ये आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात किसमें की है? आर्टिकल 44 में। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? इस देश में कोई भी नागरिक हो, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रत्येक नागरिक समान होगा, किसी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होगा। यानी ये क्या है? सभी धर्मों को, सभी जाति के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को क्या करेगा? समान कर देंगे। यानी अब तो क्या है, हिंदू जो लोग हैं हिंदू धर्म का हवाला देके अपने कुछ रीति रिवाज करते हैं, मुस्लिम जो लोग हैं मुस्लिम धर्म का हवाला देके अपने कुछ रीति रिवाज करते हैं, या अन्य जैन या ईसाई सिख जो धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्मों का हवाला देके अपने अपने जो रीति रिवाज है वो करते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो फिर किसी के पास कोई स्पेशलिटी नहीं रहेगी, और फिर क्या होगा? सभी धर्मों को समान माना जाएगा और सभी लोगों को समान माना जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन ये अभी ये चर्चा का विषय है, और ये बार बार बोला भी जाता है कि बीजेपी शायद अपने इस टर्म में, जो शायद अब तो ना हो, बहुत कम बचा हुआ है, यानी कि लेके आ सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता लेके आ सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने का फिर एक डर भी रहता है कि भाई कोई कम्युनिटी, कोई भी समुदाय या कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग ये बोल सकते हैं हमारे साथ ये भेदभाव कर दिया, हमारा ये अधिकार छीन लिया, हमारा ये अधिकार छीन लिया, तो क्या है, उसमें दंगे होने की भी संभावनाएं ज्यादा है। लेकिन एक ऐसा हो सकता है, सभी कम्युनिटी से, सभी समुदाय से, सभी धर्मों से, सभी जातियों से जो अच्छे रीति रिवाज है उनको कंसोलिडेट करके एक जो बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। मतलब ये ऐसा क्या है, ये सुझाव है एक सरकार के सामने, एक्सपर्ट्स ने जो रखे हैं कि भाई सभी चीजों, सभी जगह से अच्छी अच्छी चीजें लेके आओ और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड संहिता लेके आ सकते हो। लेकिन उस यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने से पहले क्या करें, आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, लोगों को अवेयर कराया जाए, लोगों को के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये फायदे हैं और इन बुराइयों के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। वो बाद की बात है, अभी तक तो लेके नहीं आए। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कहाँ दिया हुआ है हमारे संविधान में? आर्टिकल 44 में, जो डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अनुच्छेद है। ठीक है, ये था क्या? ये था आर्टिकल 44। उसके बाद आर्टिकल 45 है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या दिया हुआ है? प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 years, टिल द एज ऑफ 6 year, यानी 6 साल तक के बच्चों का रखरखाव तथा शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। यानी क्या है, राज्य अपनी पॉलिसी बनाते समय इस चीज का भी ध्यान रखे, जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या है, उनको जो उनकी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, यानी जो उनके 6 वर्ष तक का जो रखरखाव है और उनकी जो फ्री शिक्षा है उसका भी प्रावधान क्या करे, राज्य सुनिश्चित करने का काम करे। किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 45 में दिया हुआ है।
एक बात और मैं ध्यान आपको याद दिला देता हूँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसमें एक तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार था, यानी जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो क्या है, वो किसी भी व्यक्ति का क्या है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21A जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और एक 11वीं मौलिक कर्तव्य है, आगे पढ़ेंगे हम, अगला टॉपिक है जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसमें जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी वो भी 86वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। और उसमें भी यही बात की गई है, जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या है, उनकी ड्यूटी है अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराए और उनकी क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की जाए, ठीक है। यानी 45वां में आर्टिकल 45 क्या, 6 से 6 साल तक के बच्चों को का रख रखाव और शिक्षा का प्रावधान है, ये किसके अंडर है? ये भी डीपीएसपी के अंडर है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 46 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में दिया हुआ है, आर्टिकल 46 में दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है। यानी SC, ST तथा अन्य कमजोर SC, ST तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा का भी प्रावधान कौन करे? राज्य करे। ये किस में दिया हुआ है? ये डीपीएसपी में दिया हुआ है, आर्टिकल 46 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस, यानी SC, ST और जो अन्य कमजोर वर्ग है उनके शैक्षणिक और उनके आर्थिक जो हित है उनकी रक्षा कौन करे? उनकी रक्षा राज्य करे। ये किस में दिया हुआ है? ये डीपीएसपी के आर्टिकल 46 में दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है आर्टिकल 46 में दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 47 में है, आर्टिकल 47 में क्या है? आर्टिकल 47 में दिया हुआ है एक तो स्टेट प्रोविजन ऑफ रेज ऑफ न्यूट्रिशन लेवल, ठीक है। उसके बाद और क्या है? रेज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड हेल्थ ऑफ पीपल, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, द प्रोविजन ऑफ रेज ऑफ न्यूट्रिशन लेवल, यानी पोषण स्तर को बढ़ाना। ये डीपीएसपी में दिया हुआ है कि राज्य की जिम्मेवारी बनती है वो क्या है? लोगों में पोषण स्तर को बढ़ाए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, जीवन स्तर को बढ़ाना और स्वास्थ्य, जो अच्छा स्वास्थ्य है वो भी लोगों को मैं उपलब्ध करवाने का काम करे। किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 47 में दिया हुआ है। आर्टिकल 47 में ही दिया हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ लिकर, कंजप्शन ऑफ लिकर यानी क्या है? शराब के उत्पादन तथा खपत पर तथा प्रयोग या खपत पर प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, ठीक है। ये भी राज्य की ड्यूटी बनती है, ये भी राज्य का कर्तव्य बनता है, क्योंकि शराब से क्या होता है? लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सरकार जो शराब है उसका प्रोडक्शन भी बंद करे और उसकी खपत को भी, कंजप्शन को भी बंद कर दे। ये था आर्टिकल 47, ठीक है। उसके बाद आगे है
आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में है प्रमोशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी इन चीजों में टेक्निकल चीजों को क्या है, राज्य प्रमोट करे। ठीक है, किसको प्रमोट करे, राज्य जो टेक्निकल चीजें हैं, जो वैज्ञानिक तौर पे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या करे, प्रमोट करे। यानी आर्टिकल 48 में क्या है, प्रमोशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री प्रमोशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन तथा कृषि को बढ़ावा देना। कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, पशुपालन और कृषि को बढ़ावा देना, ये बात की हुई है। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या है, और है इसमें प्रोहिबिशन ऑफ स्लाउटर ऑफ काऊ, गोवध। ठीक है, यानी कोई भी जीव है, कोई भी पशु है, उसके जो स्लाउटर यानी हत्या करना, बड़े लेवल में उनकी हत्या करना, उसको स्लाउटर बोलते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ स्लाउटर ऑफ काऊ और एनिमल एंड मिल्स एनिमल। मिल्स एनिमल का मतलब होता है दुधारू पशु, यानी गोवध तथा दुधारू पशुओं की हत्या निषेध है। इस पर भी क्या है, ये लगाता है, क्या लगाता है, ये रोक लगाता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, अगर गोवध या अन्य जो पशु है उनके वध को रोकेगा तभी तो क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करेगा ये। ठीक है, ये पूछा जा सकता है जो दुधारू पशुओं की हत्या का निषेध किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 48 में दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A है, कैपिटल लेटर है, बाद में जोड़ा, कब जोड़ा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, फॉरेस्ट की सुरक्षा, जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, उसकी सुरक्षा, वो किस में आते हैं, वो आर्टिकल 48A में आते हैं, जो डीपीएसपी के दौरान राज्य का जो कर्तव्य बनता है कि वो क्या है, ऐसे कोई, और इनके संबंध में जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है, प्रमोशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, जो प्रोटेक्शन ऑफ मैंने बोला फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इनसे रिलेटेड एक्ट भी लेके आए बाद में। ठीक है, जैसे एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये चीजें आई है बाद में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इनसे रिलेटेड तो क्या है, फिर पार्लियामेंट में एक्ट भी बनाए गए, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर ने क्या बना, लेजिस्लेट भी इन चीजों को किया बाद में एक्ट बना के। ठीक है, आर्टिकल 48A। उसके बाद है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में क्या है, आर्टिकल 49 में है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, आर्ट प्लेसेस एंड, जो प्लेस जगह है नेशनल इंटरेस्ट में। ठीक है, क्या है आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, आर्ट प्लेसेस, कलात्मक स्थान है जो, एंड प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, आर्ट प्लेसेस एंड द प्लेसेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी नेशनल इंटरेस्ट का मतलब राष्ट्र के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं इसको, मतलब ऐतिहासिक जो स्थान है। ठीक है, यानी स्मारक
और कलात्मक स्थान तथा राष्ट्रीय ऐतिहासिक तौर पे जो भारत के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा। ठीक है, यानी राज्य डीपीएसपी के थ्रू क्या करे, जो मॉन्यूमेंट्स हैं यानी जो स्मारक हैं, जो कलात्मक स्थान हैं, या फिर क्या है जो ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण जो स्थान है उनकी रक्षा करे। ये किस में लिखा है, ये डीपीएसपी के आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 50 है, अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 50 में क्या लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का, कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये किस में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। यानी ये भी राज्य का क्या है कर्तव्य है कि वो न्यायपालिका जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखे, किससे, एग्जीक्यूटिव से, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखे। उसके बाद आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 में क्या है, आर्टिकल 51 में दिया हुआ है जो इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी है उनको क्या करे, प्रमोट करे। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी ये भी किसका काम है, एक राज्य का काम है, स्टेट का काम है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी यानी अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा, या उसकी रक्षा, सुरक्षा को बढ़ावा। ठीक है, ये था आर्टिकल 51। और मैंने ये बोला है राज्य है, राज्य का मतलब वो ये नहीं एक स्टेट है, जैसे राजस्थान है, यूपी है, बिहार, हरियाणा, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश, ये राज्य नहीं। राज्य का मतलब है जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में जो डेफिनेशन दी हुई है, जैसे पार्लियामेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, विधानमंडल है, लोकल बॉडीज है, या कोई अदर बॉडीज हैं जिसको जो गवर्नमेंट है, सरकार है, जो उसके कुछ कार्य उसको सौंपे गए हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, सरकार कहलाएंगे, राज्य कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी दिए हुए थे, वो हमने सब देख लिए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक आप इनको पढ़ते रहना, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें मिलान करना पूछा जाता है, जैसे ऐसे है, इस साइड आर्टिकल लिख देंगे, इस साइड इसमें कंटेंट क्या दिया हुआ है, ऐसे मिलान करने आते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, और इसमें से बस यही क्वेश्चन बनता है, खासकर क्वेश्चन यही बनता है। एक छोटी सी क्लास और लेके आएंगे जिसमें ये बताएंगे जो आर्टिकल है इन किस किस आइडियोलॉजी से हैं, आइडियोलॉजी से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है। आइडियोलॉजी मैंने बताया था, जैसे सोशलिस्ट है, समाजवाद से कौन से प्रभावित हैं, जैसे गांधीवादी से कौन से प्रभावित हैं, लिबरल यानी उदारवादी कौन से हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या है, इनको सेपरेशन करेंगे एक क्लास में, और उसी क्लास में हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बताएंगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है, क्या है डीपीएसपी, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, एक ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहां तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आप ऐसे ही इन चीजों को नोट करते जा रहे होंगे ताकि आपके पास अच्छे क्लास नोट्स तैयार हो जाएं और आपको फिर एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत ना आए और जल्दी से उनका रिवीजन आप कर सको, बहुत ही कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ सको। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और कमेंट में बताना जो हमारी पॉलिटी की सीरीज कैसी चली हुई है और जो डीपीएसपी की क्लास है ये आपको कैसी लगी। आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप इस चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं, सहयोग बनाए हुए हैं, आप सभी का
इस प्यार के लिए, इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।